हे गाइस, वेलकम टू भद्राइस एकेडमी। आज का डेट है 27 सितंबर और आसाम ट्रिब्यून के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आसाम ट्रिब्यून का एडिटोरियल पेज का ये आर्टिकल, जहां पे वन नेशन वन पोल, दैट इज़ आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस पोल के बारे में बोला जा रहा है। दैट अगर साइमल्टेनियसली पोल एक साथ कंडक्ट किया जाए, दैट इज़ लोकसभा और साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ का अगर इलेक्शंस एक साथ हो तो इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा इंडिया के ऊपर, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ इलेक्शंस है वो तो घटेगी ही, बट साथ ही साथ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी जो हो जाती है ड्यूरिंग द पोल्स वो चीज़ नहीं होगा, राइट। तो ये हमारे डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसा आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है, दोनों साइड का आर्ग्यूमेंट है दैट हाँ कहीं कहीं फ़ायदा भी है, कहीं कहीं नुकसान भी है। तो आज भी इस आर्टिकल में हम लोग यही देखेंगे दैट वन नेशन वन पोल या फिर साइमल्टेनियस पोल जो आइडिया जो दिया गया है, तो इसका फ़ायदा क्या क्या है, राइट। सो देखो, इस दैट इज साइमल्टेनियस पोल का मेन एम यही है दैट अक्रॉस इंडिया हर 5 साल में इलेक्शंस कंडक्ट किया जा सके, राइट। जैसे अब लोकसभा का इलेक्शंस होता है ना, तो लोकसभा का पहले इलेक्शन जैसे हो गया, उसके बाद ही विद इन 1 मंथ स्टेट का भी लेजिस्लेटिव असेंबली का भी इलेक्शन हो जाता है। ऐसा कुछ करना पड़ेगा, राइट। तो वही बोला गया, देयर विल बी प्रपोजल फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर लोकसभा एंड ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राइट। और इसका गोल यही है दैट अभी जो कॉन्स्टेंट इलेक्शन साइकिल्स, जैसे अगर सोचो 24 में 2021 में एक इलेक्शन हुआ, उसके बाद 2022 में भी कोई ना कोई तो स्टेट का इलेक्शन होगा, 23 में कोई ना कोई तो स्टेट का इलेक्शन होगा, 24 में ऐसे। इसके कारण क्या होता है ना, कांस्टेंट अब इलेक्शन के बाद इलेक्शन तो इससे क्या हो जाता है दैट बहुत समय अब लोग देख लो तो दैट नेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स लोग स्टेट में जाते हैं प्रचार करने, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लगता है तब आप कुछ पॉलिसीज़ को, मेजर पॉलिसीज़ में चेंजेस नहीं ला सकते हो। तो इससे क्या होता है दैट कहीं ना कहीं गवर्नेंस जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए डिसरप्ट हो जाता है, राइट। तो इस आर्टिकल में आर्ग्यूमेंट इन फेवर एज वेल एज आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट, दोनों आर्ग्यूमेंट्स को यहां पे पुट फॉरवर्ड किया गया है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट इन फेवर। सबसे पहले तो बोला जा रहा है दैट कॉस्ट एफिशिएंसी, राइट। दैट इज क्या होगा ना दैट जैसे से फॉर एग्जांपल मैं मान के चल रहा हूँ आसाम, राइट। आसाम में अगर सेंटर का इलेक्शन और स्टेट का इलेक्शन अगर एक साथ हो, इससे फ़ायदा ये होगा दैट रिसोर्सेज, दैट इज वोटिंग मशीन्स ले लो, पर्सनल्स ले लो, या फिर सिक्योरिटी पर्पस, ये सब जो है एक ही जगह में रहेगा, राइट। बार बार 2 बार डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार डिप्लॉय करने में बहुत हद तक पैसों की बचत होती है ना। तो वही बोला गया ना दैट रिसोर्सेज शेयर होगा, वो वोटिंग मशीन हो, इलेक्शन पर्सनल्स हो जो क्या इसको चेक कर रहे हैं, या फिर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी अगर देखोगे तो पैसे बहुत हद तक बच जाएंगे, राइट। और इससे फायदा ये होगा दैट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब भी लगता है तब क्या होता है दैट आप कोई मेजर पॉलिसी चेंज नहीं ला सकते हो, तो इससे कहीं ना कहीं गवर्नेंस रुक सा जाता है। तो यहाँ पे बोला जाए देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाला भी सब समय झमेला नहीं रहेगा, है ना, 5 साल में एक बार आएगा। तो इससे ये होगा दैट हाँ पॉलिसी कंटिन्यूएशन रहेगा, राइट। इससे डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट इज बोला गया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में बोला जा रहा है दैट लॉन्ग टर्म गवर्नेंस अगर देख लीजिएगा, देखो फ्यूअर इलेक्शंस अगर होता है ना तो वो इंकरेज करता है पॉलिटिशियंस को, जिससे पॉलिटिशियंस फोकस कर सके ऑन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज rather than short term populist measures। और इसके रिलेटेड अगर स्टेबिलिटी एस्पेक्ट में देख लीजिएगा, यस, अगर इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज किया जा सके तो इट कुड लीड टू मोर स्टेबल गवर्नमेंट विद फ्यूअर मिड टर्म इलेक्शंस, मतलब मिड टर्म इलेक्शंस कम हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमको स्टेबल गवर्नमेंट मिलेगी। और अगर जब बात बोला जा रहा है दैट अब देखो जैसे अब ये चीज़ कॉन्सेप्ट किसने लाया, बीजेपी गवर्नमेंट प्रेजेंटली, तो इनको कहाँ से दिमाग में आया। देखो हिस्टोरिकल अगर कंटेक्स्ट देख लीजिएगा इंडिया में तो 1952 से लेकर 1967 में जो इलेक्शंस होते थे वो तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही होते थे। बट बाद में क्या हुआ दैट धीरे धीरे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अलग अलग रीजन्स में होने लगी, राइट। और धीरे धीरे हम लोग को देखा इलेक्शन साइकिल्स जो है धीरे धीरे फ्रैगमेंट होना स्टार्ट हुआ, राइट। तो ये सब चीज़ है। बट अगेन हम लोगों ने फेवर के बारे में तो बात किया, बट चैलेंजेस भी तो बात करना पड़ेगा ना दैट हाँ इलेक्शंस अगर एक साथ हो जाए तो इसके रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस है। सबसे पहले तो मिड टर्म डिसोल्यूशन। से फॉर एग्जांपल एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया जहाँ पर अचानक से वहाँ के चीफ मिनिस्टर मर गए, या फिर कोई भी रीजंस के कारण वहाँ का सरकार काम नहीं कर रहा है। सोचो 1 साल के बाद ही वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया, राइट। अब प्रेसिडेंट रूल अगर लग जाएगा तो उसके बाद भी तो इलेक्शंस जरूरी हो जाता है ना। तो क्या आप 4 साल तक प्रेसिडेंट रूल के लिए रुके हुए रहोगे क्या?
समझ रहे हो मेरी बात, राइट। सो वही बोला गया दैट मिड टर्म डिसोल्यूशंस, मतलब ये एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है जो क्या क्रिएट हो सकता है। दूसरा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू जो क्या क्रिएट हो सकता है वो है फेडरल स्ट्रक्चर, राइट। क्योंकि अगर इलेक्शंस को एक साथ किया जाए ना, मतलब हम लोग इनडायरेक्टली क्या करेंगे दैट इलेक्शंस का सेंट्रलाइजेशन करेंगे, है ना। तो इससे जो स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर है ना वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो जाएगा। यही नहीं, आप देखोगे इलेक्शंस के समय बहुत समय नेशनल टीवीज में डिबेट्स होते हैं, राइट। चलो नेशनल इलेक्शन के लिए तो ठीक है, लोकसभा इलेक्शन के लिए तो ठीक है, बट अगर सोचो साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुआ और वहीं पर सोच फॉर एग्जांपल कोई भी रीजनल पार्टीज जो है वो अपना पक्ष तो नहीं रखेगी, क्योंकि पूरा मीडिया हाउस किसको दिखाएगा, अरे भाई यहाँ सेंटर वाले पार्टीज के साथ ही मीडिया हाउस मतलब ये रहती है, राइट। तो इसीलिए बोला जा रहा है दैट कहीं ना कहीं अगर एक साथ इलेक्शंस होने लगा तो बड़े बड़े जो रीजनल इश्यूज होंगे ना वो ओवरशैडो हो जाएंगे, किसके थ्रू, बाई नेशनल डिबेट्स, राइट। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस भी हम लोग को बहुत समय को देखने को मिल सकता है, राइट। क्योंकि अगर देख लीजिएगा हमको ये जो मैनेज करना पड़ेगा अराउंड 28 टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूनिट टेरिटरीज, हर जगह हमको इलेक्शंस को मैनेज करना पड़ेगा, राइट। तो वो एक सिग्निफिकेंट चैलेंजेस कहीं ना कहीं हम लोग को देखने को मिल सकता है, राइट। और इलेक्शन कमीशन जो है उनको भी गारंटी करना पड़ेगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन, है ना। तो आगे आप तो एक जगह तो हम लोग तो बोल रहे हैं लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं दैट हाँ 28 स्टेट्स और 8 यूनिट टेरिटरीज में एक साथ सब कुछ चीज़ें कैसे डिप्लॉय किया जा सके, राइट। आप एक जगह वो कंसीडर कर रहे हो, ऊपर से आप अगर गारंटी दे रहे हो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कैसे होगा अगर लॉजिस्टिक्स फेलियर हो गया तो, राइट। तो वही चीज़ बोला जा रहा है दैट इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल डाइवर्सिटी क्या है, बोला जा रहा है दैट देखो भाई रीजनल पार्टीज के लिए लेकिन कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि लार्जर नेशनल जो पार्टीज होता है उनके पास पैसे भी ज़्यादा होते हैं एंड रिप्रेजेंटेशन भी ऑफ कोर्स ज़्यादा ही होगा, राइट। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डाइवर्सिटीज जो एग्जिस्ट करती है सेंटर में अलग अलग, आप देखोगे दैट ज़्यादातर स्टेट्स में जो लोग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस होते हैं तो उसमें कौन जीतता है, ज़्यादातर केसेस में हम लोग को देखने को मिलता है दैट वही जीतते हैं, क्या बोलते हैं आपके स्टेट के रीजनल पार्टीज, राइट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है दैट अगर ऐसा हुआ तो इससे जो है पॉलिटिकल डाइवर्सिटी वीक भी हो सकती है हमारे देश में, ठीक है। तो ये आर्टिकल था। नेक्स्ट इज रोल ऑफ टूरिज्म इन पीस बिल्डिंग, ये दूसरा आर्टिकल है जहाँ पे बोला जा रहा है दैट टूरिज्म जो है एक कैटलिस्ट के तरह प्ले कर सकता है इन प्रोमोटिंग पीस, क्योंकि इससे क्या होता है कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, एक रीजन के लोग दूसरे रीजन में जाते हैं, अक्रॉस द नेशन यूनिटी और हार्मनी कहीं ना कहीं बढ़ती है। तो वही बोला गया दैट क्या रोल है टूरिज्म का इन प्रोमोटिंग पीस। तो और ये पता है ये अपने आप में एक क्वेश्चन भी बन जाता है दैट अगर ऐसा पूछ ले, सोचो दैट टूरिज्म का रोल क्या है इन प्रोमोटिंग पीस, है ना। सिंपली दिस इज द क्वेश्चन इन योर APSC मेंस, राइट। आप क्या आंसर लिखोगे, है ना, क्योंकि देखो टूरिज्म अनडाउटेडली और सोसाइटल एस्पेक्ट में यस ये पूछा ही जा सकता है, राइट, क्योंकि अभी दुनिया में इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, राइट। तो वही बोला गया टूरिज्म जो है वो जोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर के पार करके हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल्स या फिर दूसरे रीजन्स के कस्टम्स, बिलीव्स और ट्रेडिशंस को अडेप्ट करता है। इससे क्या होता है फॉस्टर एम्पैथी फॉस्टर होता है और मिसकंसेप्शंस जो है वो भी खत्म हो जाता है। पीस बिल्डिंग इन कॉन्फ्लिक्ट जोन, क्लियरली बोला गया टूरिज्म जो है ना ये रीशेप करता है नैरेटिव्स इन हिस्टोरिकली कॉन्फ्लिक्टेड रीजन्स, मतलब वैसे रीजन्स जो क्या हिस्टोरिकली कॉन्फ्लिक्टेड है उन रीजन्स में टूरिज्म जो है ना नैरेटिव्स को रीशेप करता है, राइट। ये क्रिएट करता है प्लेटफॉर्म जिससे डायलॉग, रिकॉन्सिलेशन और हीलिंग प्रोमोट हो सके। इनफैक्ट अगर लोकल हेरिटेज देख लीजिएगा दैट कैन हेल्प हाईलाइट द कॉमनैलिटीज़, मतलब जैसे कोई भी रीजन्स में लोकल चीज़ें रहती है ना वो कहीं ना कहीं चीज़ों को और भी ज़्यादा प्रमोट करने में हेल्प करती है। इनफैक्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का पर्सपेक्टिव अगर देख लीजिएगा टूरिज्म में, इन्होंने भी एक्नॉलेज किया दैट जी हाँ टूरिज्म का रोल जो है पीस बिल्डिंग में ये बहुत ज़्यादा है ना। तो क्या क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस, तो देखो उसमें एक क्या होता है ना अगर आप टूरिज्म कर रहे हो तो इट शुड बी सस्टेनेबल इन नेचर, क्योंकि सस्टेनेबल अगर टूरिज्म प्रैक्टिस हुआ तो इससे आप जहाँ पर टूरिज्म करने गए हो वहाँ पर एक तो उस रीजन को गंदा नहीं कर रहे हो, दैट इज नेचुरल स्केप को प्रिजर्व कर रहे हो, बट साथ ही साथ वहाँ के कल्चर को रिस्पेक्ट भी तो कर रहे हो। आप टूरिज्म अगर करने जाते हो से फॉर एग्जाम्पल तो वहाँ के जैसे लोग राजस्थान में जाते हैं तो पता है राजस्थान में एक फोक डांस है कलीबेला, लोग उसको भी देखने जाते हैं। तो वहाँ के जो फोक आर्टिस्ट हैं जो कि कलीबेला को परफॉर्म कर रहे हैं तो उनसे भी उनको कुछ तो पैसे मिल रहे होंगे ना, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। सो वही बोला गया दैट ये इनकरेज करता है रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल और साथ ही साथ मिनिमाइज करता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और ये इंश्योर करता है दैट यस लोकल पॉपुलेशन को जो है इक्विटेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल सके। इनफैक्ट इस आर्टिकल में बोला गया एक केस स्टडी आसाम से लिया गया जिसमें बोला गया है
मांडा इको टूरिज्म सोसाइटी के बारे में, जो क्या ग्वालपाड़ा में एक विलेज है निशग्राम, वहाँ पे रन किया जाता है इस टूरिज्म सोसाइटी के को वुमेन्स के द्वारा, राइट। और इसका मेन फोकस क्या है, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जा सके और इनकम अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट किया जा सके वहाँ पे जो वेरियस गारो कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं उनके लिए, राइट। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे जो है स्ट्रेंथन होता है हमारा सोशल बॉन्ड और साथ ही साथ पीस प्रमोट होता है थ्रू द वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप। यही नहीं, अगर मानस नेशनल पार्क की अगर बात करें, अनडाउटेडली वी नो दैट मानस नेशनल पार्क है क्या, इट इज अ सिंबल ऑफ पीस एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, राइट। और इको टूरिज्म एक्टिविटीज़ अगर मानस नेशनल पार्क में देख लीजिएगा वहाँ पे क्या क्या है, देखो वो भी फोकस करती है ऑन सस्टेनेबिलिटी, जैसे नेचर वॉक, जीप सफारीज, रिवर राफ्टिंग, ये सब क्या है, ये क्या सब है, इको टूरिज्म एक्टिविटीज़, राइट, जो कि मानस नेशनल पार्क में होती है, राइट। कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म मॉडल जो है वो प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल रेसिडेंट्स और ये इंक्लूड करता है फॉर्मर पोचर्स को भी। मतलब कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म की अगर बात करें, मतलब वो वैसे टाइप के टूरिज्म जहाँ पर कम्युनिटी भी इन्वॉल्व होती है, राइट। सो वो जो है ऑफ कोर्स लोकल, वहाँ अब लोग अगर आप, जैसे मैं अब आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट, आई बीन टू द चेरापूंजी, राइट। सो चेरापूंजी में ऐसे बहुत सारे केव्स हैं, प्रोबेबली अगर आप लोगों में से कोई लोग गए होंगे तो आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा उन केव्स को। तो वहाँ पर जो है ना केव्स को मैनेजमेंट करने के लिए आप वो केव्स में जाइएगा ना, आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे टू एंटर दैट केव, राइट। नाउ व्हाई आर दे टेकिंग द मनी, बिकॉज उस पैसे से लेकर वो अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो बोला गया क्या क्या चैलेंजेस है टूरिज्म का, एक तो है ओवर टूरिज्म इशू, दैट इज अगर सोचो टूरिज्म एक्सेस हो गया तो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्रेन पड़ जाएगा और ऑफ कोर्स इन्वायरमेंट भी डिग्रेड होगा। इस बहुत समय क्या होता है हम लोग को ये देखने को मिलता है दैट टूरिस्ट और होस्ट कम्युनिटीज़ के बीच में कभी कभी टेंशन्स क्रिएट हो जाती है, राइट। इसलिए इसका सोल्यूशन क्या है, दैट हम लोग को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट करना पड़ेगा, जहाँ पे हर एक टूरिस्ट जिस रीजन में जा रहा है उस रीजन के कल्चर को रिस्पेक्ट कर सके। यही नहीं, इंपॉर्टेंस अगर देख लीजिएगा एजुकेशन एंड अवेयरनेस का, तो यस कैंपेन्स नीड टू मिनिमाइज द कल्चरल इनसेंसिटिविटी और साथ ही साथ हम लोग को फॉस्टर करना पड़ेगा डीपर कनेक्शंस बिटवीन द टूरिस्ट एज वेल एज द लोकल कम्युनिटी इनहैबिटेटिंग इन दैट रीजन, जिससे जो कम्युनिकेशंस है वो बिल्कुल प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस के थ्रू ये सब चीज़ें हो। सो इसीलिए इस आर्टिकल में कॉल ऑफ एक्शन बोला गया, दैट इज हम लोग को टूरिज्म जो है उसको एज अ फोर्स मानना पड़ेगा जो क्या पीस को प्रमोट करे ऑन वर्ल्ड टूरिज्म डे, और यस एक्नॉलेज करना पड़ेगा इम्पैक्ट ऑफ ट्रैवल ऑन कम्युनिटीज़ एंड एनवायरनमेंट। साथ ही साथ गोल यही है दैट प्रमोट कैसे किया जाए अ वर्ल्ड जहाँ पर डिफरेंसेस जो एग्जिस्ट करता है वो बिल्कुल ना एग्जिस्ट करे और पीस को फ्लरिश कर सके। इसलिए कंक्लूजन टर्म्स में इस आर्टिकल में बोला गया है दैट यस टूरिज्म जो है इट शुड बी अ मीन्स टू क्रिएट अ मोर पीसफुल एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, और साथ ही साथ एम्फेसाइज किया गया ऑन एम्फेसाइज किया गया रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सस्टेनेबल टूरिज्म को, क्योंकि अगर सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिस किया जा सके तो यस हमारा जो टूरिज्म एक तो इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी और जिस रीजन में टूरिज्म प्रमोट हो रहा है वहाँ के लोगों को जॉब भी मिलेगा, और ये जो है टूरिस्ट, अब सोचो अब अगर आप जैसे रूट ब्रिज है, राइट, आपने सुना होगा मेघालय का रूट ब्रिज, अगर आप घूमने गए और वहाँ पर अगर किसी ने रूट को काट दिया, धीरे धीरे रूट को इम्पैक्ट किया, तो वो रूट तो रहेगा नहीं, तो लोग फ्यूचर में जाएंगे क्या वहाँ पर, नहीं ना, राइट। तो अगर आप रूट ब्रिज को एज अ टूरिस्टिक डेस्टिनेशन प्रमोट कर रहे हो देन यू नीड टू मेक श्योर दैट वो टूरिस्टिक डेस्टिनेशन जो है वहाँ पे रूट्स जो है वो प्रॉपरली इंटैक्ट रहे, वैसे ही है ना, एक लेवल से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे अलाउ ही नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा, राइट। सो दिस ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन, जहाँ पे हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि आज के आसाम ट्रिब्यून में पब्लिश किए गए थे उन सबको हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।